हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आपके अपने एकलव्य एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि केवीएस एग्ज़ाम डेट आ गया है और ये हमारी हिंदी की वीडियो है जो केवीएस पीआरटी के लिए है, व्याकरण से संबंधित। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? कौन सा द्वंद्व समास का प्रकार नहीं है? तो बताना है द्वंद्व समास का प्रकार कौन सा नहीं है। इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक या फिर अलुक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इतरेतर द्वंद्व समास होता है, समाहार द्वंद्व होता है, वैकल्पिक होता है, परंतु अलुक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अलुक। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है, स्नान घर में कौन सा समास है? तो बताना है स्नान घर में कौन सा समास है। कर्ण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष या फिर संप्रदान तत्पुरुष। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो स्नान के लिए घर, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो स्नान के लिए घर जो होता है तो इसमें कर्ण तत्पुरुष होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कर्ण तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? तो बताना है लेखक और उसकी रचना का जोड़ा जो गलत है कि दीपशिखा महादेव वर्मा जी की रचना है, युगधारा नागार्जुन जी का है, कनुप्रिया जयशंकर प्रसाद जी का, प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा। तो बताना है कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कनुप्रिया इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6, अलंकरण में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो अलंकरण में बताना है किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अलम, अ, अल या फिर अला। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अलंकरण में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, बच्चा सो रहा है वाक्य में वाच्य है। तो बच्चा सो रहा है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है ये बताना है। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या फिर गुणवाच्य। तो बच्चा सो रहा है यह कर्तृवाच्य है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कर्तृवाच्य। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? महोत्सव में संधि बताना है, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि या फिर अयादि स्वर संधि। तो महोत्सव में कौन सी संधि होगी? तो गुण स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, महाधन उत्सव, महोत्सव। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, सुहावना में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो सुहावना में कौन सा प्रत्यय है? आवना, आवना, वना, ना या फिर हावना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सुहावना में आवना प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15, काला, पीला, नीला किस प्रकार का विशेषण है? काला, पीला और नीला विशेषण बताना है, दशाबोधक है, कालबोधक है, रंगबोधक है या फिर आकार बोधक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह रंगबोधक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रंगबोधक विशेषण। प्रश्न नंबर 16 है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो बताना है कौन सा शब्द अशुद्ध है। वाल्मीकि, प्रतिष्ठा, ठठेरा या फिर क्षिप्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो ये क्षिप्र है यह अशुद्ध है, इसमें छतरी छ होता है, छाता छ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्षिप्र अशुद्ध है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17, वीर रस का अस्थायी भाव है। तो वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? क्रोध, उत्साह, रोष या फिर निर्वेद। तो वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्साह। प्रश्न नंबर 18 है, जब काव्य पंक्तियों में एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार होता है? बताना है जब काव्य की पंक्तियों में एक ही वर्णों का एक से अधिक बार प्रयोग हो तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षालंकार, रूपक, अनुप्रास या फिर श्लेष। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है अनुप्रास अलंकार में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19, समास की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? तो समास की दृष्टि से गलत युग्म बताना है, त्रिभुज में द्विगु समास, परमानंद में कर्मधारय समास, आजकल में द्वंद्व समास और गौशाला में बहुव्रीहि समास। तो गाय के लिए शाला, इसमें तो बहुव्रीहि समास नहीं होगा, कर्मधारय समास। 3 ऑप्शन तो सही हैं परंतु ये चौथा जो ऑप्शन है यही गलत है। गौशाला गाय के लिए शाला होता है, इसमें बहुव्रीहि समास नहीं होगा, कर्मधारय होगा, नहीं तत्पुरुष समास होगा इसमें। ऑप्शन नंबर
डी में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। सुधन आगतम में कौन सी संधि है? तो सुधन आगतम में संधि बताना है। तो स्वागतम बनेगा शब्द, तो यण संधि है, व्यंजन संधि है, गुण संधि या फिर अयादि संधि। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ई को यणची होता है यण स्वर संधि का सूत्र, तो ई का य ऊ का व हो जाता है, तो सुधन आगतम में ऊ निकलेगा तो स्वागत हो जाएगा, तो यण संधि होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? बताना है गलत युग्म कौन सा है। अंडे सेना, घर में बेकार बैठना, पौबारा होना, अत्यधिक लाभ होना, सोने में सुगंध, खूब महकना, कान लगाना, ध्यान से सुनना। तो कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। तो सोने में सुगंध होना का मतलब खूब महकना नहीं होता है, तो यही ऑप्शन नंबर गलत है, सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। निदेशक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो क्या निर उपसर्ग है, नी है, निध है या फिर निदे है? तो बताना है किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है निदेशक में। तो नी उपसर्ग लगा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निदेशक में नी उपसर्ग है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। जिसे जीता न जा सके इसके लिए एक शब्द है। तो जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है? अजेय, विजित, अजित, आक्रामक। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। तद्भव और तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म बताना है। सफ़ेद का श्वेत होता है, लहू का रक्त, भीख का भिक्षा, महर का नहर। तो बताना है कौन सा युग्म गलत है तद्भव और तत्सम की दृष्टि से। तो जो महर का नहर नहीं होता है, ये दोनों ही तद्भव शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 से प्रजातंत्र का विलोम है। तो प्रजातंत्र का विलोम क्या होगा? राजतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र या फिर कुलीन तंत्र। तो बताना है 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्रजातंत्र का विलोम राजतंत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 26 है। विलोम की दृष्टि से गलत युग्म है। तो विलोम की दृष्टि से कौन गलत युग्म है? पुरोगामी का पश्चिमगामी, नगर का ग्राम्य, दीर्घ का लघु, चतुर का चालाक। तो विलोम की दृष्टि से बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी होगा, चतुर का चालाक, यह उसका विलोम नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27। किस विराम चिन्ह को बिंदु द्वय कहते हैं? किस विराम चिन्ह को बिंदु द्वय कहते हैं? ऑप्शन ए है और पूर्ण विराम, बी अल्प विराम, सी पूर्ण विराम और डी अर्ध विराम। तो बताना है कि किस विराम चिन्ह को बिंदु द्वय कहते हैं। तो जो अपूर्ण विराम होता है उसे ही बिंदु द्वय कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 28 है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? क्या अवधी नहीं आती, बुंदेली, बघेली या फिर छत्तीसगढ़ी? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है ये बताना है। तो इसके अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती हैं, बुंदेली नहीं आती, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बुंदेली। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29। उच्चारण के आधार पर छ है, तो छ का उच्चारण स्थान बताना है। क्या है? तालव्य है, दंत्य है, कंठ है या फिर ओष्ठ है। तो बताना है कौन सा उच्चारण स्थान है छ का। तो इसका उच्चारण स्थान तालव्य होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तालु से इसका उच्चारण होता है। प्रश्न नंबर 30 है। इनमें से कौन नासिक की ध्वनि नहीं है? बताना है नासिक की ध्वनि नहीं है। तो न, म, ठ और ङ, ये बताना है इसमें से कौन सा नासिक की ध्वनि नहीं है। तो ठ जो है ये नासिक की ध्वनि नहीं है, बाकी न, म और ङ ये तीन नासिक की ध्वनि है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है। भाषा कौशल में कौन नहीं है? बताना है भाषा कौशल में कौन नहीं है। तो वाचन, पठन, लेखन, अभिनय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो अभिनय होता है यह नहीं होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था?
तो भाषाई आधार पर किस राज्य का सर्वप्रथम गठन हुआ था ये बताना है। क्या छत्तीसगढ़ का, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषाई आधार पर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। रिक्शा शब्द है तो रिक्शा किस भाषा का शब्द है ये बताना है। जापानी है, अरबी है, पुर्तगाली या फिर तुर्की। तो रिक्शा शब्द है ये जापानी शब्द है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जापानी शब्द है रिक्शा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है। क्या 10 बताई है, 15, 20 या फिर 21। तो ये ऑप्शन सही होगा, प्रश्न नंबर सी 20 बताए हैं इन्होंने। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16 है। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है। तो विलोम की दृष्टि से गलत युग्म बताना है। साहचर्य का विलोम अलगाव होगा, सृष्टि का विलोम प्रलय, गौरव का लाघव, सुलभ का प्राप्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। सुलभ का दुर्लभ होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यही मेल अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। दोस्तों इस समय मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरा भी KVS का ही एग्ज़ाम चल रहा है इस समय। तो हो सकता है एक आध वीडियो और दूँ, उसके बाद आप लोग मेरे हर वीडियो को देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। काफ़ी वीडियोस हैं, अगर इनमें से आप एक भी वीडियो अगर नहीं छोड़ते हैं, 1-2 बार देख लेंगे तो कंफर्म आपका 20 से 25 नंबर तो कंफर्म ही रहेगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17। कहाँ गया। प्रश्न नंबर 17 है, सॉरी दोस्तों, प्रश्न नंबर 17। जिसे बाह्य जगत का ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द। जिसे बाह्य जगत का ज्ञान न हो उसे क्या कहते हैं। कूपमंडूक, अज्ञानी, निरक्षर या फिर अप्रेमी। तो बताना है 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जिसे बाह्य जगत का ज्ञान न हो उसे कूपमंडूक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। जिन छंदों की गणना केवल मात्राओं के आधार पर की जाती है उन्हें क्या कहते हैं। क्या उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं, मात्रिक कहते हैं, एक मात्रिक या फिर अन्य। तो मात्राओं के आधार पर जिनकी गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मात्रिक छंद। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19। यह मुख है या चंद्र है, इसमें अलंकार है। तो बताना है यह मुख है या चंद्र है, इसमें कौन सा अलंकार है। उल्लेख है, संदेह है, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। तो इसमें संदेह अलंकार है, इसमें कंफर्म नहीं है कि मतलब इसमें क्या है, ये मुख है या चंद्र है। तो इसमें संदेह बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संदेह अलंकार। प्रश्न नंबर 20 है। गय धन इका में कौन सी संधि है। गय धन इका कौन सी संधि होगी। व्यंजन संधि, गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। गायिका में संधि बताना है। तो गायिका में संधि होगा अयादि संधि, ई को जड़ची, ई का ज हो जाएगा गायिका, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। इनमें से कौन सा युग्म गलत है। तो गलत युग्म बताना है। घड़ा का घड़ा, ज्येष्ठ का ज्येष्ठ, क्षेत्र का क्षेत्र, उपलब्ध का उपलक्ष्य, उपलक्ष्य का उपलक्ष्य। तो बताना है इसमें गलत युग्म बताना है कौन सा है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है यही गलत है, घड़ा नहीं घृड़ा होता है, ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। सप्त सिंधु में कौन सा समास है। तो सप्त सिंधु में समास बताना है। अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। तो सप्त सिंधु में इसमें गणना शब्द आया है 7, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। अभ्यागत में किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो अभ्यागत में उपसर्ग बताना है। क्या अभी है, अ है, अब है या फिर अभ्या है। तो अभिधन आगत होता है, तो अभी उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। सिलाई में कौन सा प्रत्यय है। तो सिलाई में प्रत्यय बताना है। लाई प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, आई या फिर इन प्रत्यय। तो सिलाई में कौन सा प्रत्यय है। तो सिलना में आई लगेगा तो सिलाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म बताना है कौन सा है। गुलर का फूल होना दुर्लभ वस्तु, आँख की किरकिरी होना अप्रिय लगना, खिचड़ी पकाना किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, ऊँट के मुंह में जीरा, जीरा को खाना। तो बताना है कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। ऊँट के मुंह में जीरा यानी बहुत कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ये जो डी है यही गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26 है। ज्ञान प्राप्त में कौन सा समास है? ज्ञान प्राप्त में समास बताना है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो ज्ञान की प्राप्ति मतलब कर्म तत्पुरुष होगा, ज्ञान की प्राप्त ऑप्शन नंबर ए कर्म तत्पुरुष। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27। कर्म की प्रधानता वाले वाक्य को कहते हैं। जहाँ कर्म की प्रधानता हो उस वाक्य को क्या कहेंगे? भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ कर्म की प्रधानता हो वहाँ कर्मवाच्य होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द बताना है नम्रता, उत्साह, गाड़ी, टहनी। तो पुल्लिंग शब्द बताना है। तो जो ये उत्साह है यह पुल्लिंग शब्द होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 29 है। चिदम्बरा किसकी कृति है? तो चिदम्बरा कृति किसकी है ये बताना है। निराला जी की है, पंत जी का, महादेव वर्मा या फिर केशव जी का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह चिदम्बरा जो है निराला पंत जी की रचना है, ऑप्शन नंबर सी सही बी सही होगा। सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है चिदम्बरा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 30। इनमें से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? दीपशिखा, क्षणदा, नीरजा, जीवन कण। तो बताना है महादेव वर्मा की रचना कौन सा नहीं है। तो दीपशिखा इनकी रचना है, क्षणदा भी है, नीरजा भी है, जीवन कण इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जीवन कण। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है। निम्न में से मूर्धा से उच्चारित होने वाला शब्द है। तो मूर्धा से उच्चारित होने वाला शब्द कौन सा है? ऋतु रसाणाम मूर्धा होता है, तो य, छ, फ, ड। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ड जो है यह मूर्धा से उच्चारित होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8 है। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? तो अर्धस्वर बताना है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बताना है अर्धस्वर कौन सा है। क है, च है, य है या फिर ट है। तो अर्धस्वर य और व होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, य। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। आयात का विलोम क्या है? तो आयात का विलोम बताना है। क्या निर्यात होगा, प्रपात होगा, जलात होगा या फिर कमात होगा। तो आयात का निर्यात होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है। आज का तत्सम रूप है। आज का तत्सम रूप क्या होता है? आप, कल, आकाश, अद्य। तो तत्सम रूप वे हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो जो अद्य होता है, अद्य तत्सम शब्द है और आज उसका तद्भव है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अद्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। पंडिताइन में प्रत्यय है। तो पंडिताइन में कौन सा प्रत्यय है? आइन, इन, ताइन या फिर न। तो पंडिताइन में प्रत्यय बताना है। तो पंडित में आइन प्रत्यय है, पंडिताइन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, पंडिताइन। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। मुझसे उठा नहीं गया। मुझसे उठा नहीं गया, इसमें कौन सा वाच्य है ये बताना है। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या फिर अन्य। तो जिन वाक्यों में नकारात्मकता का बोध होता है उसमें भाववाच्य होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। तद्भव और तत्सम, उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है ये बताना है। तद्भव तत्सम का मेल जो गलत है तो कौन है? फूर्ति का स्फूर्ति होगा, पोथी का पुस्तक, तिनका का तृण और ही का हिल। तो कौन सा ऑप्शन गलत होगा? ही का हृदय होता है, ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है? परमार्थ का संधि विच्छेद बताना है। तो क्या होगा? परधन्मार्थ,
पराधन अर्थ, परमधन अर्थ, परमाधन अर्थ। तो परमार्थ का संधि विच्छेद परमधन अर्थ होता है, परमार्थ होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म बताना है। सिर उठाना का मतलब विद्रोह करना, पौ बारह होना अत्यधिक लाभ होना, कान भरना चुगली करना, कांटा बोना सुरक्षा करना। तो कौन सा युग्म गलत है? तो कांटा बोना का अर्थ सुरक्षा करना नहीं होता है, बल्कि संकट में डालना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कहता है कि तरणी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? तरणी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाय में अलंकार बताना है। तो यहाँ पे अनुप्रास होगा, श्लेष, यमक या फिर उत्प्रेक्षा। तो यहाँ त की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। जो वर्ड त है यह कई बार आया है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। आमरण में कौन सा समास है? तो समास बताना है। आमरण में कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी या फिर द्वंद्व समास। तो जो अव्यय पद होते हैं उनमें अव्ययी भाव समास होता है। तो मरण में आ उपसर्ग भी लगा है, तो यहाँ अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। बरवे नाई का भेद किसकी रचना है? जो बरवे नाई का भेद है बरवे नाई का भेद किसकी रचना है? तुलसीदास की, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कबीरदास या फिर रहीमदास। तो बरवे नाई का भेद जो है यह रहीमदास की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है ये छाटना है। शीर्षासन, शुश्रूषा, आभ्यंतर या फिर आधीन। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है ये बताना है। तो शीर्षासन जो है यह शुद्ध है, बाकी अभ्यंतर होता है, आभ्यंतर नहीं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तिथि है, घंटी है, टहनी है या फिर मिनट। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये बताना है। तो जो मिनट है यह पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आँखों आंचल में है दूध और आँखों में पानी, ऐसे है। तो यह किसकी पंक्ति है ये बताना है। रामनरेश त्रिपाठी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, मैथिली शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक की। तो यह जो पंक्ति है यह मैथिली शरण गुप्त जी की है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों। इनमें कुछ प्रश्न जो हैं 2-4 प्रश्न साहित्य से संबंधित है, तो आप टेंशन मत लीजिए। कुछ प्रश्न हो सकता है आ भी जाए आपको देखने के लिए हिंदी साहित्य के, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27। कुंज में कौन सी संज्ञा है? तो कुंज में संज्ञा बताना है। द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या फिर जातिवाचक। जो कुंज होता है उसे गुच्छा कहते हैं, समूह में जो होता है उसे ही कुंज कहते हैं। तो समूहवाचक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? ये काफ़ी एक माने जाने साहित्यकार हैं। क्या जयशंकर प्रसाद जी हैं, सदल मिश्र है, प्रेमचंद या फिर जैनेन्द्र? तो पूस की रात जो है वह प्रेमचंद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29। जिसका इलाज न हो सके उसके लिए एक शब्द। तो जिसका इलाज न हो सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? असाध्य, अक्षत, रोगी या फिर पीड़ित। तो जिसका इलाज ना हो सके या फिर जिसको साधा न जा सके, जिसके अंत का पता ना हो, उसे असाध्य ही कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 29 का ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो बताना है संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। त्र, जो त और र से मिलकर बना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है। इनमें से कौन सा सुमेल गलत है? तो कौन सुमेल गलत है ये बताना है। यथाविधि में अव्ययीभाव समास है, मृगनयन में कर्मधारय समास है, भला बुरा में द्वंद्व समास, गोपाल में अव्ययीभाव समास। तो इसका ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। जो कि गोपाल श्री कृष्ण को भी कहा जाता है, या फिर जो गाय को पालते हैं उन्हें भी गोपाल कहा जाता है,
इसमें बहुव्रीहि समास होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, उपसर्ग का गलत युग्म छांटिए। तो कौन सा उपसर्ग युग्म गलत है? तत्सम में तत् उपसर्ग है, उत्तम में उत है, निसंतान में निर है, भरपेट में भर है। तो कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, जो निसंतान नहीं होता, निसंतान है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, प्रत्येक की दृष्टि से सही युग्म चुनिए। तो प्रत्येक की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? क्या फैलाव में लाव प्रत्यय है, झाड़ू में रू प्रत्यय है, मिलान में लान, या फिर रक्षण में अन प्रत्यय है? तो इन सब में तो कोई प्रत्यय नहीं है, परंतु रक्षा में अन प्रत्यय है, तो रक्षण होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15 है, इनमें कौन विशेषण है? सॉरी दोस्तों, इनमें कौन विशेषण नहीं है ये बताना है। चाक्षुष, अनुकरणीय, जटिल, अंक। तो कौन विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अंक जो है यह विशेषण नहीं है, बाकी अनुकरण का अनुकरणीय होता है, चक्षु का चाक्षुष, ये सब विशेषण है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। तो अकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? श्याम खाता है, रमा पत्र लिखती है, मीरा गीत गाती है, राम दूध पीकर सो गया। तो राम दूध पीकर सो गया, इसमें तो पूर्वकालिक क्रिया भी है और सकर्मक क्रिया भी है। मीरा गीत गाती है, ये भी सकर्मक है। रमा पत्र लिखती है, इसमें भी कर्म है, परंतु श्याम खाता है, क्या खाता है ये पता नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, यदि निशा बुलाती तो मैं जाता। यदि निशा बुलाती तो मैं जाता, यह वाक्य में काल कौन सा है? तो क्या संभाव्य भविष्य है, संभाव्य वर्तमान है, हेतु हेतु मत भविष्य है, या फिर हेतु हेतु मत भूत है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें हेतु हेतु मत भविष्य होगा। जहाँ पर ऐसा शब्द वाक्य होता है जहाँ वो बुलाती तो मैं आता, वो जाती तो मैं खाता है, ऐसा शब्द होता है, वहाँ हेतु हेतु मत भविष्य होता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, हाँ, जी हाँ, अच्छा इत्यादि में अव्यय है। तो इसमें कौन सा अव्यय है? संबोधन, स्वीकार बोधक, शोक बोधक, या फिर हर्ष बोधक? तो इसमें स्वीकार बोधक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जैसा कि लग भी रहा है, हाँ, जी हाँ, अच्छा, इसमें स्वीकार बोधक है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, पर्यायवाची वाला युग्म गलत है। तो कौन सा युग्म गलत है? अनाज का धान्य होगा, देवता का गिरवाण होगा, गरीब का अकिंचन, सखी का राधिका। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सखी का राधिका पर्यायवाची नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, आशीर्वाद का विलोम शब्द है। तो आशीर्वाद का विलोम क्या होता है? अभिशाप, चिरंजीव, खुश रहो, या फिर प्यार? तो आशीर्वाद का विलोम अभिशाप होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, कौन सा युग्म सुमेल गलत है? तो बताना है कौन सा गलत है। बंजर का उर्वर, इसमें विलोम दिया है। निर्दय का सदय, यह भी विलोम है। अंतरंग का बहिरंग, यह भी विलोम है। अमृत का पानी नहीं होता है बल्कि विष होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अमृत का विष, यही गलत है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, तद्भव और तत्सम की दृष्टि से गलत जोड़ा है। तो बताना कौन सा गलत जोड़ा है। स्तुति का स्तुति, तप्ता का तप्त, राजा का रानी, सेज का शैया। तो ये ऑप्शन ए, बी और डी तो सही हैं, परंतु ऑप्शन नंबर जो सी है, यह राजा का रानी, यह उल्टा हो गया है, ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 23, जो धरती फोड़कर या फाड़कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द। क्या ऐच्छिक कहेंगे उसे, उद्भिज कहेंगे, उर्वर कहेंगे, या फिर उपत्यका कहेंगे? तो ऐच्छिक तो उसे कहते हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार होता है, उसे ऐच्छिक कहते हैं। उर्वर जो भूमि उर्वरा होती है उसे उर्वर कहते हैं। उपत्यका जो पर्वत के समीप का जो जगह होता है, ज़मीन होता है, उसे उपत्यका कहते हैं। और ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो धरती फाड़कर बाहर निकलता हो, जन्मता हो, उसे उद्भिज कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, कनक का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो कनक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? क्या सोना है, धतूरा है, कपूर है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एक यमक अलंकार का जो उदाहरण है आप लोगों को पता होगा कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराय नर, या खाए बौराय।
तो उसमें कनक तो एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, कनक कनक, परंतु उन कनक कनक का अर्थ अलग अलग हुआ है। एक कनक का अर्थ सोना है और एक कनक का अर्थ धतूरा है। तो यहाँ सोना भी है और धतूरा भी है, परंतु कपूर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो निर्वेद क्या हास्य रस का स्थायी भाव है, करुण का है, शांत का है या फिर उत्साह का है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निर्वेद जो है वह शांत रस का स्थायी भाव है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, 24 होती हैं, 26 होती हैं या फिर 28 होती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, इसमें अलंकार है। तो वह दीप शिखा सी क्या रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, यमक है या फिर सादृश्य है? तो आपको बता दें, जहाँ सा सी से सरी से समान आता है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28 है। कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है ये बताना है। दाल न गलना का मतलब न निकलना, पत्थर की लकीर होना अत्यंत सच, बाँह पकड़ना सहारा देना, इति श्री का आरंभ होना। तो कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, क्योंकि इति श्री का मतलब होता है समाप्ति और श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ होना। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। विद्यापति की पदावली की भाषा है। तो विद्यापति की पदावली की क्या भाषा है? क्या मैथिल है, ब्रजभाषा है, भोजपुरी है या फिर छत्तीसगढ़ी? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, इनकी भाषा मैथिली है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्या विष है, प्रदर्शनी है, श्रीमती है या फिर षड्यंत्र है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। श्रीमती जो अशुद्ध है, श्रीमती ऐसे नहीं लिखते हैं, श्रीमती ऐसे लिखते हैं। इसमें एक जो पदेन रेफ है ये रेफ लगा दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध होगा। सी आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, ये दूसरे सीरीज का प्रश्न है, हमने कई सीरीज से इकट्ठा किया है प्रश्नों को। अगला प्रश्न है पवित्र में कौन सी संधि है? तो पवित्र में संधि बताना है। क्या गुण संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है या फिर दीर्घ संधि है? तो बताना है पवित्र में कौन सी संधि होगी। तो इसमें बी होगा ऑप्शन नंबर बी, पोधन इत्र अयादि संधि। ओ का अ हो गया है तो अयादि संधि होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्न में किसका उच्चारण स्थान कंठ है? छ का है, ब का, ख का या फिर भ का उच्चारण स्थान कंठ है? तो कहते हैं कंठ में अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। तो कंठ में आते हैं अ, आ, कु से क वर्ग होता है, क ख ग घ ङ, और ह आता है और विसर्ग आता है। तो इसमें ख है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ख का उच्चारण स्थान कंठ है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है। हरियाणवी बोली को किस नाम से जाना जाता है? तो कर्दिशाड़ी, जाटू, बांगरू या उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उक्त सभी नाम से जाना जाता है हरियाणवी बोली को। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 है। बताना है गलत जोड़ा। तो कौन सा गलत जोड़ा है ये बताइए। किनारा फारसी शब्द है, औरत तुर्की शब्द है, रिक्शा जापानी है, बाल्टी पुर्तगाली? तो इसका ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। जो औरत शब्द है यह भी फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। तो ये जो विराम चिन्ह लगा है दोनों तरफ, किसी की बातों को उसी तरह रख देना, किस इन्वर्टेड कामा में रखते हैं? क्या पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम, पद चिन्ह या फिर पूर्ण विराम? तो इसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, पूर्ण विराम या उद्धरण चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है। तेजस्वी का विलोम होगा।
तो तेजस्वी शब्द का विलोम क्या होगा? तीव्रवान, मंदगति, निस्तेज या फिर उल्टा। तो तेजस्वी का विलोम होता है निस्तेज, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। उन्नत का अवनत, आवरण का पर्दा, क्रूर का सदय, स्वार्थ का परमार्थ। तो इसमें विलोम शब्द है तो आवरण का पर्दा नहीं होता है, आवरण का अनावरण होता है। ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, उश्वास का तत्सम रूप होगा। क्या उच्छ्वास होगा, विश्वास होगा, श्वास होगा या फिर प्रश्वास? तो उश्वास का तत्सम रूप ऑप्शन नंबर ए होगा, उच्छ्वास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पर्यायवाची का सही जोड़ा नहीं है। तो कौन सा सही जोड़ा नहीं है ये बताना है। गणेश का भवानी नंदन, ऐश्वर्य का समृद्धि, कबूतर का काग, शाश्वत का सनातन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत है, कबूतर का काग नहीं होता, कबूतर का कपोत होता है। ये कबूतर ये कौवा दोनों एक दूसरे के नाम हैं। आगे देखते हैं प्रश्न। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, आप लोग छोड़िएगा मत। जैसा कि आपको पता है कि KVS एग्ज़ाम डेट आ गया है, तो लगे रहिए मेरे साथ। ये जो फास्ट रिवीजन के तौर पे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आप लोग बने रहिए इसी तरह मेरे साथ और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। सिर उठाना का मतलब विद्रोह करना, घुटने टेकना मतलब हार मानना, गंगा लाभ होना मर जाना या फिर सिर खाना बाल कटाना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बाल कटाना सिर खाना का मतलब नहीं होता है, जिसको बहुत परेशान करना होता है उसे सिर खाना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या है? तो अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट, अधनभिष्ट, अभिधन ट। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अभिधन इष्ट अभिष्ट। वृद्धि संधि होगा अभिष्ट में, अभिधन इष्ट अभिष्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16, दुधारी पद में कौन सा समास होगा? तो दुधारी पद में समास बताना है, द्वंद्व समास होगा, द्विगु होगा, बहुव्रीहि या फिर अव्ययी भाव। तो दुधारी जैसे कहते हैं ना कि दुधारी तलवार होना, तो दोनों तरफ धार, यानी इसमें गणना पद आ रहा है दो, यानी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17 है, कह रहा है कि इनमें कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म बताना है। अनुदिनम में अव्ययी भाव समास है, पीताम्बर में बहुव्रीहि, यथाशक्ति में द्वंद्व, नीलगाय में कर्मधार है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यही युग्म गलत है, यथाशक्ति में भी अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18 है, कौन सा अर्थालंकार नहीं है? उदाहरण अलंकार, रूपक अलंकार, प्रतीप अलंकार या फिर यमक अलंकार। तो दोस्तों आपको जैसा बता दें मैं कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार यह शब्दालंकार के भेद होते हैं, बाकी ये सब अर्थालंकार के भेद हैं। तो यह शब्दालंकार का भेद होगा, ऑप्शन नंबर डी यमक अलंकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, शांत रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद, वैराग्य, विराताग, वितराग या फिर क्रूप्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शांत का निर्वेद होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, गो का अर्थ है। यहाँ अनेकार्थी शब्द आ गए हैं, तो गो का अर्थ क्या होता है? गाय होता है, आकाश होता है, माता होता है या उक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये तीनों होगा गो का अर्थ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो कौन सा शब्द अशुद्ध है ये बताना है। कवियों, अन्वेषण, गांधी, हानि। कवियों शब्द है जो यह बहुवचन में प्रयोग हुआ है, बाकी सब बहुवचन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कवियों। आगे देखते हैं दोस्तों, हमने कई प्रैक्टिस सेट से प्रश्न लिए हैं, इसलिए प्रश्न फिर से शुरू हो जाते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 3 है, भाषा शिक्षण की विधि नहीं है। तो कौन सा है जो भाषा शिक्षण की विधि नहीं है ये बताना है। क्या निदानात्मक विधि है, आगमन विधि है, उपचारात्मक विधि है या फिर विदेश विधि है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विदेश विधि कोई विधि नहीं होती।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तात्कालिक, गृहस्थ, कांच या फिर झांसी। तो इसमें देखिए गृहस्थ ऐसे लिखा है जिसमें लास्ट में जो यह है वह नहीं रहेगा। गृहस्थ ऐसे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गृहस्थ यह अशुद्ध है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 है। देवमूर्ति में कौन सा समास है? क्या अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष है या फिर द्वंद्व है? तो देव की मूर्ति तो तत्पुरुष समास होगा देवमूर्ति में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। उन्नति में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उन्नति में क्या उत है, उद है, उ है या फिर उन है? तो उन्नति का विच्छेद होता है उत धन नति, तो इसमें उपसर्ग होगा उत, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। सेवक में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होगा? तो सेवक में क प्रत्यय होगा, अक होगा, वक होगा या फिर अन्य होगा? तो सेवा में अक लगता है तो सेवक होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अक प्रत्यय। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पीपल, नींबू, इमली, शीशम। तो इमली जो होता है स्त्रीलिंग शब्द होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों ये फास्ट रिवीजन के तौर पे प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ मैं, आप लोग जल्दी जल्दी। और मेरी अनेक वीडियोस हैं जो व्याकरण से संबंधित हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर पूरी वीडियोस आप देख लेते हैं तो 30 नंबर में से कम 25 नंबर तो आपके कन्फर्म हो ही जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत छांट छांट के प्रश्नों को लिया है और खोजता हूँ कई प्रैक्टिस सेट से, तब आपको वीडियो देता हूँ। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कर्ता ने संबंध काकी के संबोधन हे अरे अधिकरण में पर। तो बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो कर्ता ने ये तो सही है, कर्म को करण से के द्वारा, जो ऑप्शन डी है यही गलत होगा, करण से के द्वारा होता है। संप्रदान को के लिए अपादान से लगाओ, संबंध काकी के रारी रे नानी में, संबोधन हे होरे अधिकरण में पर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। जातिवाचक संज्ञा अमर की भाववाचक संज्ञा होगी। तो अमर की भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मजबूत होगा, अमरत्व होगा, अमरलोक होगा या फिर मरणशील होगा? तो जैसा कि आपको लग रहा है कि अमर का भाववाचक अमरत्व होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है, गलत विशेषण जोड़े का चुनाव कीजिए। जाति का जातीय, अर्थ से आर्थिक, स्वर्ण से स्वर्णकार, पल्लव से पल्लवित। तो स्वर्ण से स्वर्णकार तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सी सही है, यह विशेषण नहीं होगा स्वर्ण से स्वर्णकार। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है, शोभा पत्र लिखती है वाक्य में कौन सी क्रिया है? शोभा पत्र लिखती है एक कर्मक है, द्विकर्मक है, सहायक क्रिया है या फिर पूर्वकालिक क्रिया है? तो शोभा पत्र लिखती है, इसमें एक कर्म है, क्योंकि शोभा बस पत्र लिखती है और कुछ नहीं कर रही है, तो एक कर्मक क्रिया होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। इनमें से कौन दिशाबोधक अव्यय है? विपरीत है, पहले है, अलावा है या फिर तरफ है? तो दिशाबोधक अव्यय बताना है तो जैसे होता है दोनों तरफ, चारों तरफ, तो यह तरफ जो है यही दिशाबोधक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। अभिजात का पर्याय नहीं है। तो अभिजात का पर्याय कौन सा नहीं है? क्या कुलीन है, पूज्य है, अतुल है या फिर योग्य है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, अतुल जो होता है यह इसका पर्याय नहीं होता है, बाकी कुलीन, पूज्य, योग्य होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। ईश्वर शब्द का विपरीतार्थक होगा। तो ईश्वर शब्द का विपरीत पूछ रहा है, विलोम, अनिश्वर, नास्तिक, अदृश्य या फिर निरूप। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ईश्वर का अनिश्वर होता है विपरीतार्थक शब्द। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। तद्भ और उसके तत्सम का कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है। इलायची का एला होता है, तमचूर का ताम्रचूर्ण होता है, बनिया का वणिक होता है, पापड़ का आलू। तो कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यह पापड़ और आलू दोनों ही तद्भव शब्द हैं, तो यह ऑप्शन नंबर डी गलत होगा।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसके लिए एक शब्द, तो उसे क्या कहेंगे? अगोचर कहेंगे, इंद्रिया कहेंगे, अनिमेष कहेंगे या फिर रोमांचक कहेंगे? जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे अगोचर कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। चंद्र का अर्थ है, तो चंद्र का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा होता है, सोना होता है, जल होता है या फिर उपरोक्त सभी? तो चंद्र जो है यहाँ पे अनेकार्थी शब्द हैं, तो चंद्र का चंद्रमा भी होता है, सोना भी और जल तीनों होता है, तो उक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19 है। रस और अस्थाई भाव का कौन सा जोड़ा गलत है? तो रस और अस्थाई भाव का कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है। श्रृंगार का रति होगा, वीर का उत्साह होगा, रौद्र का क्रोध होगा, विभत्स का जुगुप्सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, विभत्स का निर्वेद लिखा है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से किस छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं? क्या हरि गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं या फिर गीतिका में, रोला में या फिर बरवय में? तो 20 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21 है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। तो बताना है कौन सा इसमें छंद है। क्या नुक्ति है, भ्रांतिमान है, उत्प्रेक्षा है या फिर संदेह है? दोस्तों आपको एक ट्रिक बता दूं मैं, जहाँ पर मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु आता है, यहाँ पे मनु है ना, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। पूरे दोनों पदों में आप बस मनु मानो जनु जानो खोज लीजिए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार कन्फर्म रहेगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22 है। बड़ों का आदर करो किस प्रकार का वाक्य है? क्या विधिवाचक है, निषेधवाचक है, आज्ञावाचक या फिर प्रश्नवाचक? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बड़ों का आदर करो, इसमें आज्ञावाचक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना पड़ता है वहाँ पर कौन सा विराम होता है? क्या अल्प विराम होता है, अर्ध विराम, त्रुटि विराम या फिर उपविराम? तो जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना पड़े वहाँ पे अर्ध विराम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्ध विराम। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24 है। इनमें कौन सा युग्म गलत है? उल्टी माला फेरना, उल्टा कार्य करना, खाक में मिलाना, नष्ट कर देना, छाती पर मूंग दलना, बहुत कष्ट हो देना, दाल न गलना, मतलब ना निकलना। तो कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। तो छाती पर मूंग दलना बहुत कष्ट देना ये भी सही है, दाल न गलना मतलब न निकलना ये भी सही है, खाक मिलाना नष्ट कर देना ये भी सही है, परंतु ऑप्शन नंबर जो ए है यह गलत है। उल्टी माला फेरना, उल्टा कार्य करना ये गलत है, यह सही अर्थ नहीं होगा इसका। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ये एक दो रचनाओं से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। तो गीतावली, कृष्ण गीतावली, अवध विलास, दोहावली, इसमें कौन सी रचना है जो तुलसीदास जी की नहीं है? तो अवध विलास इनकी रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली ये सब, रामचरितमानस सब तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, और ऐसे ही करके पंक्ति है। यह किस कवि की है? क्या सूरदास जी की है, केशवदास जी की, मीराबाई की या फिर रसखान जी का है? तो यह सूरदास जी की पंक्तियां हैं, ऑप्शन नंबर ए से होगा, निस्दिन बरसत नैन हमारे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27 है। डॉक्टर ने दवा दी वाक्य में वाच्य है, तो डॉक्टर ने दवा दी इसमें कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या फिर अन्य? तो इनमें से कर्तृवाच्य होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डॉक्टर ने दवा दी है, यहाँ पे कर्तृवाच्य होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28। खगेश में कौन सा समास है? खगधन ईश, खगेश।
क्या बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, द्विगु है या फिर अव्ययी भाव समास है? तो खगेश में बहुव्रीहि समास होता है। यह खगों के ईश यानी पक्षियों के देवता गरुड़ के लिए रूढ़ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29। नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नवधन अक, नयधन अक, नेधन अक या फिर नाधन अक? तो नायक का सही संधि विच्छेद बताना है तो नयधन अक होगा। ऑप्शन नंबर बी नायक, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 30 है। इनमें से कौन सा व्यंजन वर्ण है? तो व्यंजन वर्ण बताना है री, ई, भ, ओ, औ। व्यंजन वर्ण वास्तव में यही दिख रहा है, भ जो होता है। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की ये जो मेरी प्रश्न श्रृंखला है यहीं पर समाप्त होती है और अंत तक बनने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। दोस्तों आप लोगों को इतना तो कन्फर्म है कि पेपर देना ही देना है और आप लोगों की जितनी भी तैयारी हो चुकी है वो तो ठीक है, बाकी अपना सिलेबस ख़त्म करने के बाद प्रैक्टिस सेट में जुट जाइए अच्छे से। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।